एक बार जस्ट देख लो, ठीक है, जितना भी हम लोग किया जस्ट क्विकली हम लोग समराइज कर लेते हैं, जस्ट एक बार अपना ये हो जाए, ठीक है। ये तो जस्ट सेक्शन है, 10 सेक्शन है, जान रहे हो तुम लोग, ठीक है, 10 सेक्शन, इसमें कुछ बताने को है नहीं। डायरेक्ट हम लोग सबसे पहला हम लोग लेते फर्स्ट सेक्शन, डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड इट्स इंटीग्रल फॉर्म, बोले थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, इसको अच्छे से क्लियर कर लो, पूरा चैप्टर यही से आने वाला है, और वापस से हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, और हर लेक्चर में ये सेंटेंस हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, फोर्स है, जिस फोर्स के द्वारा वर्क निकालना है वो फोर्स एफ है, और डी आर है वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, किसका, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हो उसका, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर मेरे यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो हम इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड होंगे, अगर वर्क निकाल रहे हैं तो हमें मेरे हाथ पैर के डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं, जहां फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पे लग रहा है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और इस वर्क डन में डी आर का मतलब उसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो, तो वही हो गया तुम्हारा, और ये इंटीग्रेशन था, और ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ वर्क है, ये जनरल है, किसी भी केस में तुम्हें वर्क डन निकालना है तुम इसे यूज कर सकते हो, आंसर सही आएगा। उसके बाद आए थे जस्ट इस मैथमेटिकल इक्वेशन से हम लोग लॉजिकली कुछ कंक्लूजन डिराइव किए थे, और कंक्लूजन भी इसमें ऐड किया जा सकता है, हम लोग को जितना दिखा था, हमें जितना दिखा था लिख दिए थे, और कोई नया आएगा तो ये भी बताए थे कि कैसे सोचना है, उस कंक्लूजन सही है गलत उस इक्वेशन से। सबसे पहले कंक्लूजन सिंपल था, वर्क डन जो फ्रेम डिपेंडेंट है, चूंकि वर्क डन के एक्सप्रेशन में डीआर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किस फ्रेम से देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है, इसलिए वर्क डन भी फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाता है। स्केलर वेक्टर जानते हो, वर्क डन चूंकि डॉट प्रोडक्ट है एफ डॉट डीआर, तो स्केलर होगा। एसआई यूनिट क्या होगा वर्क डन का, जूल। और जस्ट सी, इसका बात नहीं की, सीजीएस यूनिट क्या होता है वर्क डन का, किसी को पता है क्या, और अर्ग। हाँ, अब अर्ग और जूल में रिलेशन पता होना चाहिए, नहीं पता तो निकाल भी सकते हो, केजी को ग्राम, 10⁻⁷। हाँ 10 बिल्कुल सही, तो वो जस्ट पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, वो बताए नहीं थे हम, ध्यान आ गया तो बोल दिया। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, फोर्स और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हर इंस्टेंट पे है तो वर्क डन 0 होगा, चूंकि इस एक्सप्रेशन में बताए थे, कॉपी में लिखो होपफुली तुम लोग, इसे dr बाई dt कर दो, dt से डिवाइड कर दो, dt से मल्टीप्लाई कर दो, तो f डॉट v dt बन जाएगा, फोर्स डॉट वेलोसिटी 0 हो जाएगा अगर फोर्स और वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर है। दूसरा था। तीसरा पॉइंट, फॉर ए गिवन ट्रैजेक्टरी, अगर हम रास्ता फिक्स कर दें, अगर हम रास्ता फिक्स कर दें तो वर्क डन जो है उस रास्ते पे तुम कैसा मोशन की हो, काइंड ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन, नेचर ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तुम किस तरह का मोशन की हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या कांस्टेंट वेलोसिटी या सो के गए हो या उठ के हो, कैसे भी हो, अगर उसी रास्ते से गए हो तो वर्क डन बाय फोर्स सेम ही होगा, तुम्हारा मोशन के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। सिंपल ये थर्ड पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ। फोर्थ वाला, वर्क डन जो हमेशा किसी इंटरवल के लिए निकाला जाता है, इंस्टेंटेनियस वर्क जैसा कुछ फिजिक्स में हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, क्योंकि किसी जर्नी के लिए ही हम लोग वर्क डन निकालते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे जस्ट इस पॉइंट पे या इस इंस्टेंट पे t इक्वल टू 4 पे एग्जैक्टली, जैसे वेलोसिटी निकालते थे हम लोग इंस्टेंटेनियस, एक्सीलरेशन निकालते थे इंस्टेंटेनियस, बस यहाँ वर्क डन में ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड सेक्शन पे आए थे, जो फर्स्ट सेक्शन का ही सिंप्लीफाइड वर्जन है, इजियर वर्जन है, स्पेशल केस जो भी बोल लो, ठीक है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो अगेन वहीं से स्टार्ट किए थे हम लोग, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट dr, चूंकि फोर्स मेरा कांस्टेंट था तो मेरा इंटीग्रेशन करना और ज्यादा आसान हो गया, फोर्स को बाहर खींच लिए और ये इंटीग्रल dr इनिशियल से फाइनल तक कर दिया, अगर फाइनल पुट किए dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा r, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ नहीं, ये लिमिट लिखवाए थे उस दिन, अगर ध्यान हो तुम लोगों को, ये लिख लेना, अगर नहीं लिखो हो तो यहाँ पे लिखना है इनिशियल, मतलब इनिशियल पॉइंट, नीचे लोअर लिमिट और ये ऊपर अपर लिमिट, तो dr का इंटीग्रेशन हो गया r में एक बार फाइनल पुट किए तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और चूंकि जानती है चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपली से हम लिख दे डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल देखो, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को इंटीग्रेट ही की है, बट इंटीग्रेट करने के बाद एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया, यही तुम्हें 9th क्लास में डायरेक्टली बुक में देखने को मिलता है कि फोर्स का आर के साथ, वहां तो हालांकि डॉट प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस नहीं किया होता, तो सिंपली लिख देता है एफ आर कॉस थीटा करके लिख दिया होता है, अगर ध्यान हो तुम लोगों को, ये भी नहीं लिखता है वो कैसे लिखता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन। तो 9th वाला इसमें कुछ नया है नहीं। एग्जांपल अगर हम लोग किए थे, एक दो एग्जांपल किए थे, ठीक है, इजी है रिलेटिवली है, ठीक है, जैसे देखो ये फोर्स लिए थे हम लोग, कांस्टेंट फोर्स, सिंपल डॉट प्रोडक्ट करना था अपने को, कांस्टेंट फोर्स इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दिया हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के साथ। ये वर्क जो हम लोग निकाल रहे हैं ग्राउंड फ्रेम से निकाल रहे हैं, कुछ नहीं बोला गया किस फ्रेम से निकाले गए हैं, ग्राउंड फ्रेम से, मोस्टली ग्राउंड फ्रेम से ही निकालते हैं, क्वेश्चन में जब तक नहीं बोले तो जनरल 99% क्वेश्चन में तुम्हें सिंपली आएगा ग्राउंड फ्रेम से ही, कभी कभार वैसा बोल देता है कि दूसरे फ्रेम से निकालो, चलो ठीक है। फिर कांस्टेंट फोर्स से रिलेटेड कुछ वर्क डन, कांस्टेंट फोर्स
से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखे थे जस्ट उसी इक्वेशन से, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट आर। तो देखो चीजें मैथमेटिकल एक्चुअली देखो तो वर्क इक्वल टू एफ डॉट आर था, उसी से 4-5 कंक्लूजन निकाल दिए। वर्क इक्वल टू एफ डॉट आर है, वहां से 4-5 कंक्लूजन निकाल दिए, थीटा 90 से बड़ा हो छोटा हो। तो याद नहीं करना पड़ेगा, तुम चीजों को लिंक करके समझ रहे हो, तुम लगेगा नहीं हम याद कर रहे हैं। याद करने वाला काम थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में करना पड़ता है, ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स में लगभग ना के बराबर तुम्हें याद करना होता है, सारा चीज लॉजिकल होता है, ठीक है। चलो, तो ये थीटा लेस देन 90 एक्यूट है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, cos थीटा पॉजिटिव होगा। थीटा ग्रेटर देन 90 पे cos डन नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉड एफ मॉड आर cos डन नेगेटिव हो, समझ लो 90 पे वर्क डन 0 होता है। सिंपल एग्जांपल 9th वाला 90 वाला याद है क्या? कूली अपने माथे पे रख के लेके जाता है तो क्या होता है, फोर्स ऐसे फोर्स अपवर्ड लग रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा होता है, थीटा 90 होता है, एग्जांपल लिख के आते थे, याद है किसी को क्या? तो कूली वाला एग्जांपल, तो भाई थीटा इक्वल टू 90 का वो एग्जांपल है, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जा रहा था। मतलब तुम्हें ऐसा कोई लिख के दे कि कोई फोर्स लग रहा है और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, क्या वर्क डन 0 नहीं होगा? हमें पता है क्या? कोई जरूरी है क्या? नहीं, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो, फोर्स भी लग रहा हो, बट दोनों के बीच का एंगल 90 हो जा रहा हो। ये मत सोचना कि कोई चीज चल रहा है, फोर्स भी लग रहा है तो वर्क डन हो ही रहा है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरी नहीं है। तुम दीवार पे कितना भी दम लगाओ कितना भी मेहनत करो, वर्क डन 0 है। इवन जो कूली वाला एग्जांपल था, कूली तो ऐसे बोलो जनरल से तो काम तो कर रहा है, वो ढो के ले जा रहा है सामान को यहाँ से वहां तक, बट फिजिक्स बोलता है वो वर्क कितना किया? 0, वो ध्यान रखना। तो ये कांस्टेंट फोर्स का किस्सा हो गया था। फिर हम लोग आ गए थे किस कहानी पे आ गए थे, ये एग्जांपल वगैरह किए थे जस्ट, ठीक है। इसमें एक और ऐड कर सकते थे हम लोग, कुछ दिन भूल गए थे, एमजी का वर्क डन भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन में, एमजी भी तो लग रहा होगा, हालांकि उसका भी वर्क डन 0 आएगा, हम लोग जैसा कंसीडर किए थे, क्योंकि 90 हो जाएगा। उसके बाद आए थे हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसी को आज लगभग फिनिश कर देंगे, ठीक है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसमें क्या है, सबसे पहले वेरिएबल फोर्स डिफाइन किया तो वैसा फोर्स जो कांस्टेंट ना हो। कांस्टेंट ना हो इसका मतलब क्या है, कम से कम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई एक चेंज हो रहा हो तो बोलेंगे फोर्स वेरिएबल है। मैथमेटिकली बोलो तो उसके फंक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है स्प्रिंग फोर्स, वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि कितना उसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन हो रहा उस पर डिपेंड करता है कितना फोर्स लग रहा है। जैसे एग्जांपल मैथमेटिकल लिखे ऐसा कुछ लिख सकते हो, एक्स वाई लेकर के, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, स्प्रिंग फोर्स भी वेरिएबल है। कैलकुलेशन का बात आया था तो सिंपल तरीका बताए थे, जो फोर्स वेक्टर है वो लिख लो, dr को क्या लिखना है तुम्हें, dx i कैप प्लस dy j कैप, और अगर 3D का क्वेश्चन है तो dz जनरल अगर लिखो तो dz k कैप भी कर सकते हो। अगर तुम्हें एक्स वाई जेड तीनों में है, आई जे के तीनों में अगर फोर्स दिया होता तो तुम्हें dz भी लेके करना होता इंटीग्रेट 3 पार्ट में। तो जनरल अगर बात करें तो आज हम लोग जनरल एक्सप्रेशन लिख लेंगे, वैसे तुम लोग कर ही लियो, ठीक है, वेरिएबल फोर्स का। तो डॉट प्रोडक्ट लो, फिर इंटीग्रेट करो, क्वेश्चन हम लोग किए थे, जैसे इस क्वेश्चन में करें तो 2x dx इंटीग्रेट करना आसान है, 4y dy इंटीग्रेट करना आसान है। इंटीग्रेट किए थे हम लोग, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तुम्हें दे रखे थे, यहाँ से यहाँ तक गया तो x का लिमिट पता था, y का लिमिट पता था पिछले लेक्चर से, ठीक है। उसके बाद हम लोग जस्ट वेरिएबल फोर्स के फंक्शन को चेंज किए, थोड़ा सा ट्विस्ट किए, एज नया फंक्शन लिए जो तुम लोग को होमवर्क में दिए थे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग आज का लेक्चर। फोर्स हम लोग लिए थे, ठीक है, फोर्स लिए थे 2xy i कैप प्लस 4x स्क्वायर j कैप, और यह फोर्स किसी पार्टिकल को 0,0 ऑरिजिन से -3,7 तक ले गया। इस दौरान इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क हुआ वो हमें निकालना। तो सिंपल तरीका, फोर्स डॉट dr, और dr हो जाएगा dx i कैप, तो dx यहाँ लगा दी, dy लगा दिया, इसे इंटीग्रेट करना है। अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करना, x का लिमिट देंगे, dx है तो x जा रहा है 0 से -3, y कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 7, 0 to 7। तो आता है इसे इंटीग्रेट करने का बाद वेरिएबल फोर्स का ध्यान रखना, पिछला एग्जांपल ही वेरिएबल था, ये एग्जांपल ही वेरिएबल फोर्स का, जस्ट फंक्शन को बदले हैं, फोर्स के फंक्शन को बदले, एक्सप्रेशन को बदले हैं, ठीक है। अब आता है इंटीग्रेट कैसे करें, तो तुम लोग पहले इंटीग्रेट नहीं कर पाए थे, क्यों? क्योंकि बोलते भैया x भी है y भी है, कैसे इंटीग्रेट होगा, नहीं हो पाएगा। यानी हमें क्या चाहिए, y और x के बीच रिलेशन चाहिए, ताकि हम y को x में कन्वर्ट कर दे और फिर इंटीग्रेट कर ले। यहाँ पे x को y में कन्वर्ट कर दे फिर इंटीग्रेट कर दे। तो तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, रिलेशन बिटवीन x एंड y, जिसे फिजिक्स में क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, किस रास्ते से गया उस पाथ का बारे में बताना पड़ेगा हमें। पिछले बार में बिना बताए ही निकल गया था, मतलब पिछला जो हम लोग वेरिएबल फोर्स लिए थे उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, बिना पाथ के ही हम लोग निकाल दे रहे थे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा था। बट अब इस फंक्शन में, इस फोर्स में
हमें पाथ का इक्वेशन चाहिए। तुम लोग को दो इक्वेशन दिए थे, एक ये और एक ये, सॉल्व किए हो क्या? जी ये भैया। है चलो इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग कितना आया वर्क बोलो तो? -14x³/12। अरे यार वैल्यू बताओ, वर्क डन पूछ रहे हैं ना, एक नंबर आएगा इतना जूल। एक्स का लिमिट वगैरह पुट नहीं किया हो क्या? मैं भी आउटपुट नहीं। अरे यार वर्क डन निकालना है, तुम हमको बोलोगे वर्क डन आ रहा -40x³/3, ये क्या हुआ? तो वैल्यू निकाल के बताना। देखो तो यहाँ वैल्यू निकाले हैं कि नहीं? मनीषा निकाली हो क्या? भैया, बस इसी तरह की है। हाँ क्यों, तो फाइनल आंसर आया कुछ इतना जूल, एक बार इस पाथ के लिए, एक बार इस पाथ के लिए। भैया लिमिट में ही रह गया, -7x³/9 और लिमिट में ही रह गया। इसे लिमिट में रह गया यार, दोनों लोग वही बोल रहे तुम लोग। चलो ठीक है हम सॉल्व करते हैं। चलो इस स्ट्रेट लाइन का लॉन्ग देखो हम यहाँ से बोलेंगे y को कन्वर्ट कर दो x में, तो यहाँ से y आ रहा -7/3x, ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? फिर 2 यहाँ पे है तो -14/3 हम पीछे खींच लेते हैं, -14/3 कांस्टेंट आया यार, कैसे बोल रहे हो तुम लोग? x की हो रहा है, सारा लिमिट दिया, x का लिमिट दिया, y का लिमिट पुट करोगे घटाओगे तो नंबर ही आएगा ना, -14/3। और यहाँ x इंटू x² का क्यूब x³/3, x³/3 जी करोगे, पुट करोगे एक बार, -3 पुट करोगे तो -27/3। जीरो पुट करके सब्ट्रैक्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो -27/3 -9 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो पूछ लो, इंटीग्रेशन तुम लोग बेसिक जानते हो, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लिख नहीं रहे हैं पूरा। दूसरे वाले पार्ट अगर करना हो तो +4 को बाहर खींच लो। अब बोलोगे भैया यहाँ पे dy है तो x को हम क्या करेंगे, y में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से x को और y में कन्वर्ट करें तो -3/7y, जी भैया। उसका स्क्वायर करेंगे तो -3/7 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 इनटू अंदर में बनेगा तुम्हारे पास x² y² में कन्वर्ट हो गया होगा, y² dy हो जाएगा y³/3, और y³/3 करोगे तो 7³/3, 7³/3 और 0 पुट करके सब्ट्रैक्ट करने को फर्क पड़ता नहीं है, वो इसलिए हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, ये 3 है। सॉल्व करो देखो कितना आ रहा है आंसर। ये 49 गया, 7 यहाँ पे बचा, 7 × 9 63, 63 × 4 करो, जो भी आ रहा निकालो। 252/3, 84 अप्रॉक्स आ रहा, 84 + 42 16 26 126 जूल आ रहा अप्रॉक्स। देखो 126 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, करो तो पहले तुम लोग क्विकली करो। 126 पॉइंट समथिंग या इसके अराउंड आ रहा होगा, 127 वगैरह आ रहा होगा, तो करके देखो। पीछे के एग्जैक्ट ही बोल दिया लगता है, एग्जैक्ट 126 ही आ रहा है। करो तो 126 आ रहा है एग्जैक्ट। 126 जी आ रहा है, जी एग्जैक्ट आ रहा है ना? जी भैया। चलो एग्जैक्ट आ रहा है फिर सही। बाकी लोग का आया क्या? जी भैया। भैया बोलो। भैया मेरा आया था 147। अभी ये एक्सप्रेशन यही लिखी हो ना, एक्सप्रेशन तो डिफरेंट तुम्हारा नहीं है ना? नहीं तो भैया, फिर क्या है, फिर तो सॉल्व करो। ये 7³ में 7² गया, यहाँ से 7 बचा, 3 3 जा 9 कट गया, 7 × 3 21 × 4 84, यहाँ से 3 3 गया, 14 से मल्टीप्लाई हुआ 42, 84 + 42 126 आ तो रहा है। ये चेक कर लेना, ठीक है, ये अब हम लोग प्लस माइनस क्लास में नहीं करेंगे, ठीक है। चलो ये चेक कर लेना, 126 होपफुली आ रहा होगा, अगर कुछ गड़बड़ हो तो बता देना कल। चलो ये हम लोग पहले पाथ से निकाल लिए, जब इस पार्टिकल को 0,0 से इस लाइन के अलॉन्ग लेके चले गए, अब हम बोले कि इस क्वाड्रेटिक के अलॉन्ग लेके जाओ, तब क्या आ रहा है, ठीक है। ये तुम लोग का होमवर्क है, करना सिमिलरली करना, एक्स को यहाँ पे लिखना, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ से में। अब यहाँ थोड़ा ट्रिक आएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ से एक्स जब लोगे तो स्क्वायर रूट आएगा, जी अब स्क्वायर रूट प्लस के साथ लोगे या माइनस के साथ लोगे, वो लिमिट देखो यहाँ पे, एक्स निगेटिव है, एक्स निगेटिव में है, एक्स निगेटिव में, तो यहाँ पे माइनस ऑफ रूट जो लोगो माइनस में लोगे, करना कल हम करेंगे। यहाँ मेरा कंक्लूजन ये निकला कि यह एक ऐसा फोर्स है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। कर रहा है। ऊपर में लिए थे फोर्स,
पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा नहीं था। कर रहा था। कांस्टेंट फोर्स का भी डिस्कशन हो गया, वेरिएबल फोर्स के भी वर्क डन का डिस्कशन हो गया। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है क्या? नहीं भैया। नहीं। नहीं करता है, लिखवाए भी थे। तो कांस्टेंट फोर्स में कोई झमेला नहीं है, तुम सिंपल लिखते हो वर्क डन एफ डॉट आर, आर इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल ये होता है डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स का कोई टेंशन नहीं, तुम बोलोगे कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और वेरिएबल फोर्स में देख रहे हैं तो कुछ वेरिएबल फोर्स का डिपेंड कर भी रहा है, कुछ वेरिएबल फोर्स का डिपेंड नहीं भी कर रहा। तो वेरिएबल फोर्स में दोनों पॉसिबिलिटी है, वो डिपेंड करेगा कैसा एक्सप्रेशन है, फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन पाथ डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, वो फोर्स पे डिपेंड करेगा कैसा एक्सप्रेशन लिखना है। एग्जांपल लेके भी दिखा दिए। ये वाला जो फोर्स लिए थे हम लोग, इसका वर्क में तुम्हें पाथ नहीं चाहिए था, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, पाथ इंडिपेंडेंट। भैया आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, अब सुन पा रही हो क्या? भैया बहुत कम आ रहा है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। यहाँ तो फुल साउंड है, कभी कभी हो जाता है, थोड़ा हो सकता है कि 1 मिनट बाद फिर सही हो जाए, ठीक है। तुम बाकी लोग सुन पा रहे हो क्या? जी भैया एकदम क्लियर। चलो फिर सही है, हो जाएगा, सही हो जाएगा 1 मिनट में प्रोबेबली, ठीक है। चलो देखो, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो ये लिखवाना था, तो वही लिखो वेरिएबल फोर्स में, नोट करके लिख लो द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स may or may not be, the work done by variable force may or may not be path independent. पाथ इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पाथ पे डिपेंड कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। वो वेरिएबल फोर्स का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। The work done by variable force may or may not be path independent. फॉर एग्जाम्पल में करके फोर्स इज इक्वल टू ये लिख लो 2x प्लस 4y जे कैप, और लिख लो ये इसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरा एग्जांपल लिख लो ये वाला 2xy आई कैप प्लस 4x स्क्वायर जे कैप, इसका लिखना, इसका वर्क पाथ पे डिपेंड कर रहा है, वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। एग्जांपल के साथ सॉल्व करके हम लोग कर दिए, ठीक है, प्रूफ। दोनों एग्जांपल लिख लो, पाथ डिपेंड पे हो भी सकता है, नहीं भी, पाथ पे डिपेंड नहीं भी कर सकता, वो फोर्स के एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा कैसा एक्सप्रेशन है। लिख लिए? तो पॉइंट है द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मे और मे नॉट बी पाथ इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल पहला फोर्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2x आई कैप प्लस 4y जे कैप, इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, बिना पाथ के ही तुम वर्क निकाल लिए। दूसरा ये वाला एग्जांपल जिसमें पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ये वेरिएबल फोर्स का हो गया। उसी में जस्ट दूसरा पॉइंट लिख लो, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो फिर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तुम श्योर हो। वेरिएबल फोर्स में श्योर नहीं हो सकते, तुम्हें चेक करना पड़ेगा, वो भी लिख लो, वहीं पे लिखना है तो, बाकी लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, बट द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन। और शायद इसीलिए 9th क्लास में वेरिएबल फोर्स का वर्क डन नहीं दिया है, क्योंकि पाथ पे डिपेंड करेगा, फिर इंटीग्रेशन बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, तभी उसको समझ में आएगा, इसीलिए। और उसका क्या है, तो इंटीग्रेशन करके सिंपलीफाइड वर्जन निकाल लिया f डॉट r और फिर डाल दिया है, बुक में पढ़ा रहा है सब बच्चों को 9th। चलो ठीक, लिख लिए सब लोग? जी भैया। लिख ली? इधर मनीषा अंजलि तुम लोग लिख ली? जी भैया। चलो सही है फिर। चलो तो ये तुम्हारा वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हो गया। अब चलो जस्ट स्टार्ट की, तुम लोग याद है, तुम लोगों को सबसे सिंपल बोले थे कि स्प्रिंग फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स, तो उसका भी वर्क कुछ ना कुछ आएगा इंटीग्रेशन से ना, तो हम लोग इंटीग्रेट करके स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन को याद ही कर लेते हैं, डायरेक्ट तुम्हें याद होना चाहिए। तो अभी हम निकलवाएंगे, डिराइव करवाएंगे, बट तुम्हें फाइनल एक्सप्रेशन स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन डायरेक्ट याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन। हेडिंग डाल दो, वो कैलकुलेट हम लोग करने वाले हैं, वेरिएबल फोर्स के अंदर ही है वो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स।
इक्वेशन कैसा है इसका, f इज इक्वल टू k टाइम्स x। ऑर्डर निकालना है, ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होगा। सीधा सीधा तुम kx dx कर दो, इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ दिखाते हैं, टाइम बचा हुआ है ना, हाँ बचा हुआ है। देखो ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग पे हम समझा देंगे, ठीक है। मान लो वही डायग्राम अपना, कोई वॉल है तुम्हारा या सपोर्ट, कुछ भी बोल लो, जो फिक्स है, यहाँ से एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और स्प्रिंग के एंड से कोई ब्लॉक मान लो तुम्हारा, ऐसा कुछ ब्लॉक तुम्हारा कुछ ऐसा, ब्लॉक तुम्हारा कुछ ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक, सॉरी, चलो ठीक है, ब्लॉक लगा हुआ है ब्लॉक का मास, अगेन यहाँ पे हेडिंग पे ध्यान देना, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क निकाल रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क किया, ठीक है। तो देखो अभी मान लो ये स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन पे, नेचुरल लेंथ पे, मतलब कितना फोर्स लगाएगा ये ब्लॉक पे स्प्रिंग, कोई फोर्स नहीं लगाएगा, नेचुरल लेंथ पे, उसको ना छोटा किया ना बड़ा किया, जितना उसका साइज था उतने पे ही रखें, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो फोर्स नहीं लगाएगा तो अभी वर्क डन नहीं होगा। हम बोल रहे हैं अब क्या किए वो देखो, हम बोल रहे हैं अब इस स्प्रिंग को एक्स लेंथ तुम इलोंगेट कर दो, इधर की तरफ एक्स लेंथ आगे बढ़ा दो। अब नया डायग्राम क्या हो जाएगा देखना, ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से बड़ा हो जाएगा, एक्स आगे चला जाएगा और ब्लॉक कुछ यहाँ आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना होगा बोलो, आगे गया एक्स आगे गया, एक्स आगे, तो ज्यों ही एक्स आगे गया तुम एक्स राइट की तरफ ले गए तो k टाइम्स एक्स फोर्स लगाएगा, ये किधर की तरफ, लेफ्ट अपोज करेगा। तो ब्लॉक पे जो फोर्स लगने वाला है वो कुछ ऐसा लगने वाला है, अपोजिट कर में अपोज करता हुआ k टाइम्स एक्स जी, ठीक है, k टाइम्स एक्स। अब ये k टाइम्स एक्स ज्यों ज्यों एक्स चेंज होगा त्यों त्यों ये चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी कुछ और है, एक ज्यों ही चेंज हुआ फोर्स चेंज हुआ, मतलब वेरिएबल फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स है, इसका वर्ड निकालना है। हम बोल रहे हैं इस x से जस्ट अभी थोड़ा सा आगे ले गए dx, जस्ट अभी थोड़ा सा आगे ले गए dx, और जस्ट थोड़ा सा आगे ले गए, मतलब वही हो गया, छोटा छोटा dr वाला काम कर रहे हैं हम लोग, छोटा छोटा dr वाला काम कर रहे हैं। तो जस्ट छोटा सा dx ले गए होगे तो उस dx के दौरान कितना फोर्स लग रहा होगा, ये केस लग रहा है। तो छोटा सा पहले वर्क डन निकाल लो, पहले छोटा सा वर्क डन निकाल लो। तो तुम बोलोगे भैया वो छोटा सा वर्क डन होगा, कॉपी में लिखते चलना होगा एफ डॉट डी आर, पर ध्यान दो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, डायरेक्ट हम डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं। तो तुम बोलोगे ये यार फोर्स का मैग्नीट्यूड के एक्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट हो गया dx और cos थीटा, देखो तो dx तुम्हारा इधर के तरफ है और फोर्स तुम्हारा इधर के तरफ है, तो cos कितना होगा 180, cos 180, तो cos 180 कितना होता है -1। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ cos 180, कॉपी में लिख लेना तो कि बाद में पता ही चलेगा माइनस कहाँ से आ गया था, ठीक है, तो यहाँ लिख लेना तुम लोग cos 180, हम cos 180 डायरेक्ट माइनस लिखा, बुक में डायरेक्ट लिखा हो तो मिलेगा, माइनस के एक्स कर देता वो लोग डायरेक्ट, माइनस की एक्स रीजन बता दिया तुमको, -1 cos 180 का चीज है, ठीक है। इसे इंटीग्रेट कर लो सीधा सीधा, देखो कितना सिंपल इंटीग्रेशन, के तो कांस्टेंट होगा बाहर आ जाएगा, x dx का क्या हो जाएगा x² / 2, यहाँ पे लिख दो। अब लिमिट क्या दोगे, इनिशियल x लिमिट होगा तुम्हारा xi कर दो लिमिट को xi लिख देते हैं, ये तुम्हारा xi हो गया इनिशियल x, और फाइनली कहीं तुम लेके चले गए, फाइनली कुछ सिचुएशन आया होगा वो x फाइनल, इंटीग्रेट करो और xi और x से पुट करके सब्ट्रैक्ट कर दो इंटीग्रेशन जैसा, और फाइनल बताओ क्या आ रहा है। ये कुछ पहले यहाँ लिख लो, k को बाहर निकाल दो
माइनस कोई बाहर ले सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 में एक बार पुट करोगे इसको एक्सएफ, तो एक्सएफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर बाई 2। जी मैच करना, सिंपल इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, फाइनल आंसर लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन वर्क डन इज इक्वल टू, ये जो तुम्हारा वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं हाफ, ये डायरेक्ट अब तुम्हें यहाँ से याद होना चाहिए, हम लोग इंटीग्रेशन बार बार नहीं करेंगे स्प्रिंग के वर्क डन निकालने के लिए। हाफ के ब्रैकेट में होगा एक्स आई स्क्वायर, वो माइनस को अंदर भेज दिया इसीलिए वो समझ रहे हो, माइनस दोनों का साइन चेंज हो गया, एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर, लिख लो ये एक्सप्रेशन। एक्स एफ माइनस एक्स आई, एक माइनस भी तो है ये वाला, जी ये भेज दिया अंदर हम, इसलिए उल्टा हो गया, वो तुम देख लेना, मैच कर लेना, फाइनल ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम माइनस बाहर खींच के लिखो, फिर एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, बट बोले माइनस लग क्यों याद रखोगे, माइनस को अंदर भेज दो, हाफ के एक्स, ऐसे क्या कहते हैं लोग, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, खत्म, वर्क डन बाय स्प्रिंग यही होता है। जी भैया लिख लो और इसको घेर लो, अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग, बार बार तुम्हें डायग्राम में जेई वगैरह में कहीं भी क्वेश्चन आता है स्प्रिंग लगा के आएगा क्वेश्चन में, डायग्राम वगैरह में, तो तुम्हें स्प्रिंग का वर्क डायरेक्ट याद होना चाहिए, तुम इंटीग्रेट हमेशा नहीं करोगे। जी पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, लिख लो पहले, कुछ नहीं दिख रहा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग वैसे भी सही नहीं है, तो अगर नहीं दिख रहा तो पूछ लेना। हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, इसमें थोड़ा हम कुछ बताने वाले हैं एक्सप्रेशन पे, ठीक है, सही से अपना, जैसे तू समझ ही रहो नोट्स कैसे बनाना है, तो अपने स्टाइल में लिखो अच्छे से, ठीक है, ताकि बाद में तुमको अपना नोट्स पढ़ना है, ऐसे लिखो कि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है, अब ये मैटर नहीं करता कि दूसरे को मेरा नोट्स समझ में आ रहा है या नहीं। ये जो भी इंटीग्रेशन किया नीचे में लिखना, पहले ये डायग्राम बना लो, फिर अगला डायग्राम ये बना लो, और इसके नीचे ये इंटीग्रेशन लिखो, फिर इंटीग्रेशन फाइनल वैल्यू लिख के घेर लो डायरेक्ट। मैं लिख लिए। लिख लिए, बाकी लोग लिख ली, इधर मनीषा अंजलि लिख ली, जी भैया, जी अंजलि भैया, चलो से फिर इसको क्लियर करते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया स्प्रिंग फोर्स का कहानी खत्म, ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन तुम्हें याद ही हो जाना डायरेक्ट ऐसे, हाफ के इनिशियली कितना एक्स था, मतलब ध्यान रखो, एक्स आई लिख लो, कॉपी में लिख लो, एक्स आई का मतलब एक्स आई इज इक्वल टू, लिख लो वेयर एक्स आई इज इक्वल टू, एक्स आई इज इक्वल टू इनिशियल चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये क्लियर होना चाहिए, एक्स आई इज इक्वल टू इनिशियल चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और जब हम चेंज इन लेंथ बोल रहे हैं तो इलोंगेशन भी हो सकता है, लेंथ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसलिए हम दोनों को लेके लिख रहे हैं, इनिशियल चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और एक्सएफ फाइनल चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, फाइनल चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, इसको इलस्ट्रेट हम करने वाले हैं, एक्सआई क्या एक्सएफ क्या, एग्जांपल से लिख लिए, एक्सआई एक्सएफ का मतलब, जी भैया चलो अब देखो यहाँ, अब यहाँ देखो मैं इंटरवल बताएंगे, वर्क डन कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, देखो समझ लो, इसके पास हो गया, समझ ली पे हो गया, खत्म है, ऑनलाइन तो अपने पास है ही, ऑनलाइन अप्लाई करने का बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मान लो तुम्हारा ब्लॉक, ठीक है, ऑब्वियसली वर्क निकालना है तो अपने को 2 पॉइंट पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इंटरवल लिखवाया भी है कि वर्क हमेशा इंटरवल में ही निकालते हैं हम लोग, हम तुम्हें 1 पॉइंट बताए, मान लो अब ये नेचुरल है, हम तुम्हें बोले इसे क्या किए हम लोग
ये मान लो इनिशियली ये लेंथ जो था इसका इनिशियल लेंथ, हालांकि इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट लिख रहे हैं। मान लो इसका इनिशियल लेंथ था 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हम तुम्हें बोले इस ब्लॉक को खींच के एक नए पॉइंट पे ले गए जहां पे ये 1 सेंटीमीटर आगे चला गया, मान लो 1 सेंटीमीटर आगे चला गया। ये तुम्हारा पॉइंट ए है, पॉइंट ए है जहां पे तुम्हारा ब्लॉक कुछ ऐसा लगा होगा। इमेजिन कर पा रहे हो होपफुली अब तुम लोग, मतलब आगे खींच के ले गया 1 सेंटीमीटर। अब मैं बोले यहां से इसे 3 सेंटीमीटर पीछे लेके भाग गए, मतलब इधर लाया फिर वापस से इधर 1 ला करके और 3 वापस कर दी, ठीक है। इधर की तरफ तुम्हारा 3 वापस कर दी। ये पॉइंट इनिशियल ए हो गया और ये फाइनल बी हो गया। तुमसे बोले हम स्प्रिंग का के तुम्हें दे दी 1 सेकंड को, वर्कडन में के भी चाहिए तुम्हें, हम के का वैल्यू दे देते हैं 1 सेकंड को 10 न्यूटन पर मीटर, नहीं सेंटीमीटर में काम कर, सेंटीमीटर में दिया, वो तुम चेंज कर सकते हो अगर दिया हो तो। हम जस्ट अभी ये बताने के बाद एक्सेप्ट और एक्सेप्ट कैसे पता करते। तो भाई इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। फॉर्मूला अपने पास है वर्कडन का, बोले क्वेश्चन है फाइंड द वर्कडन बाय स्प्रिंग, तो हाफ के का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, अंदर में xi स्क्वायर माइनस xf स्क्वायर होता है, इनिशियल x का स्क्वायर माइनस फाइनल x का स्क्वायर। तो देखो इनिशियली तुम्हें देखना है इनिशियल पॉइंट पे स्प्रिंग कितना उसमें चेंज, लेंथ में चेंज आया। तो देखो तो स्प्रिंग कितने लेंथ का था 20 का, और ये पॉइंट पे कितना हो गया 21 का, तो कितना चेंज आया 1 सेंटीमीटर। एक्स आई लोगे 1 सेंटीमीटर। अब बोलो भैया 1 प्लस में ले या माइनस में ले, हम बोले भाई स्क्वायर है, प्लस माइनस कुछ भी लो, वो मैटर नहीं करने वाला है इस एक्सप्रेशन में, इसलिए प्लस में लिया करो हमेशा, टेंशन मत लो, प्लस माइनस का टेंशन मत लो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर एक्स आएगा 1, इस क्वेश्चन में एक्स हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। एक्स फाइनल ये बी पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे चेंज लेंथ कितना होगा देखो तो बताओ कोई। ये बेचारा नेचुरल पे 20 का था, अब कितना का हो गया, अब हो गया 17 का, 2 का हुआ भाई, देखो सही से 2 ही कम हुआ, 3 2 हुआ 20 का है, तुम एक आगे ले गए 21 कर दिए, फिर वापस 3 ला दिए 18 कर दिए, तो नेट तो 2 ही का चेंज आया नेचुरल से। नेचुरल पोजीशन से देखना कितना आगे या पीछे आया चेंज इन लेंथ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, बस तुम्हें ये ध्यान देना, बस ये समझ गया फिर हो गया, तुम स्प्रिंग फोर्स का ऑर्डर आराम से निकाल पाओगे। अब पुट कर दो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और इधर हाफ के पुट कर दो, हाफ इंटू 10 5 है क्या। अब निकालो वैल्यू, निकालो इसका कितना जूल आ रहा, निकाल के बताओ तो जूल में निकालना, सेंटीमीटर मीटर में बदलना होगा बाद में। 1 - 4 10 इंटू माइनस, बिल्कुल सही, 10/100 आ रहा होगा, 1/10 0.1 जूल निगेटिव में आ रहा होगा शायद, जूल में अगर बात करें तो कर लेना घर पे, सॉल्व करना जूल बदलना है। ये निगेटिव में वर्कडन आ रहा है -0.1 जूल, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, ठीक है। तो वो कर लेना, 10/100 आएगा 1/10 और 0.1 जूल, इतना वर्कडन हो गया कुछ भी। अब ध्यान देना केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये भी लिख लो, इसमें भी लिख लो नोट, द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नॉट इंडिपेंडेंट। मीटिंग एंड होने वाला, लिंक जनरेट करते हैं वापस से। द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट,